हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है पार्ट 29 एमसीक्यू फॉर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम। आज फिर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की सीरीज़ कर रहे हैं। देखो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ढंग से करो और ये बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पिछले मैंने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं, आप उधर भी जाके देख सकते हैं। सो प्लीज़ अगर आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ इस वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करिए, ठीक है, ताकि मेरे को भी थोड़ा इनकरेजमेंट मिले। सो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम अमाइलेज इज़ हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ। जो अमाइलेज एंजाइम होता है वो किसकी डाइजेशन में हेल्पफुल होता है? फैट की, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन की या फिर मिनरल्स की? जो अमाइलेज होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, किसकी डाइजेशन कराने में हेल्प करता है? दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कराने के लिए कौन हेल्प करता है? अमाइलेज। नेक्स्ट पे चलते हैं। सीलियक डिसीज इज एन ऑटोम्यून डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय परमानेंट इंटॉलरेंस टू। जो सीलियक डिसीज होती है वो एक ऑटोम्यून डिसऑर्डर है। किसकी परमानेंट इंटॉलरेंस होती है उसमें? ग्लूटेन की, लैक्टोज की, कैफिन की या फिर फ्रक्टोज की? जो सीलियक डिसीज है उसमें परमानेंट इंटॉलरेंस होती है ग्लूटेन की। तो याद रखना, जो सीलियक डिसीज है उसमें परमानेंट इंटॉलरेंस किसकी होती है? हमारे ग्लूटेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ ह्यूमन बॉडी? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ह्यूमन बॉडी में कौन सा सोर्स है इसमें? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, प्रोटीन। आप सबको पता है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ह्यूमन बॉडी में कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमने शुगर ली, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, देन हमारी बॉडी को एक अच्छे कार्ब से एनर्जी प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो मेन सोर्स पूछा है तो वो कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है, विच ऑर्गन इज ऑल्सो कोल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज? आरबीसीज का ग्रेवयार्ड, ठीक है, जहाँ पे सारे आरबीसीज टूटते हैं, सॉरी टूट के जाते हैं, जो उनका प्रोडक्ट होता है एंड प्रोडक्ट, तो उसको कौन से ऑर्गन को बोला जाता है? थाइमस ग्लैंड को, स्प्लीन को, लिम्फ नोड्स को, लिवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। किसको बोला जाता है? स्प्लीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज नॉट फाउंड इन द स्टमक? स्टमक में इनमें से कौन सा सेल नहीं है जो फाउंड होता है? चीफ सेल, हिपैटिक सेल्स, पाराइटल सेल्स, म्यूकस सेल। कौन सा सेल नहीं होता है? हिपैटिक सेल्स। देखो मैं आपको थोड़ा सा इसका याद करा देती हूँ, आपको कैसे याद रखना है स्टमक के सेल्स। देखो ऑलवेज याद, एमपीसी, एमपीसी, एमपी मध्य प्रदेश चले, मध्य प्रदेश चले। एम से कौन सा हो गया? म्यूकस। सी से कौन से हो गए? पाराइटल सेल्स। सी से कौन से हो गए? चीफ सेल्स। और जी एक और होता है जिसको बोलते हैं हम गैस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है। याद रखना, मध्य प्रदेश चले जी। म्यूकस, पाराइटल, चीफ एंड गैस्ट्रिन सेल्स जो है वो स्टमक में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। म्यूकस सिक्रीटरी सेल होता है, ठीक है। जो पाराइटल सेल्स हैं वो रिलीज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl एंड इंस्ट्रिंसिक फैक्टर। जो चीफ सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? पैप्सिनोजन, ठीक है, वो HCl की प्रेजेंट में क्या करता है? एक्टिव पैप्सिन बनाता है। तो हेपेटिक सेल्स जो है वो याद रखना हमारे स्टमक में नहीं फाउंड होते। मध्य प्रदेश चले जी। नेक्स्ट है, नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विद सिरोसिस ऑफ लीवर टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द डिसऑर्डर। द नर्स टीच द क्लाइंट अबाउट फूड दैट आर हाई इन थायमीन। एक नर्स है, वो क्लाइंट किसकी क्लाइंट की केयर कर रही है? उसको सिरोसिस ऑफ लीवर है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स ऑफ लिवर को बोलते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर। तो उसके डिसऑर्डर के इफेक्ट कम करने के लिए नर्स कौन से फूड के लिए पेशेंट को हाईली रिकमेंड करती है? थायमीन के लिए, दैट इज B1। आपने देखा होगा लिवर सिरोसिस मोस्टली किस पेशेंट्स को होता है? जो अल्कोहल इंटेक करते हैं। और मैंने साइकेट्रिक के MCQs में आपको कराया था कि अल्कोहल वाले पेशेंट में किस विटामिन की डेफिशिएंसी होती है? थायमीन, दैट इज B1। तो B1 के लिए उसको हम क्या देंगे? मिल्क, पोर्क, ब्रोकली या फिर चिकन। तो थायमीन जो प्रेजेंट होता है वो पोर्क और पोर्क के प्रोडक्ट्स में
प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो हम उसको ये देंगे। हाँ, काफ़ी जगह कॉन्ट्रडिक्टरी भी होता है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पोक ही यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से ठीक है, ठीक है। देखो, आपको ये नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, देखो जब भी क्वेश्चन आता है ना तो उसके क्वेश्चन के हिसाब से ही ऑप्शन टिक होगा, ठीक है ना। अब इसमें बाकी सब चीज़ें तो थायामीन में होती नहीं है, ना मिल्क में होता है, ना ब्रोकली में, ना चिकन में होता किसमें, हमें उसने क्या पूछा है कि नर्स जो टीच करेगी क्लाइंट को हाई इन थायामीन, दैट इज पोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डाइट प्लान गिवन बाय द नर्स डू अ पेशेंट विद इरिटेबल बावल सिंड्रोम। एक पेशेंट है, उसको इरिटेबल बावल सिंड्रोम है, तो कौन सा डाइट प्लान जो नर्स मेंटेन करेगी उसका, लो फाइबर लो फैट, लो फाइबर हाई फैट, हाई फाइबर हाई फैट, हाई फाइबर लो फैट। इरिटेबल बावल सिंड्रोम है उसे, तो हम उसको कौन सा देंगे, ऑब्वियसली लो फाइबर लो फैट। देखो ऐसा हम उसे क्यों देंगे, जो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। जो फाइबर डाइट होती है, जो हमारी फाइबर डाइट होती है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है इंटेस्टाइनल मोबिलिटी। तो देखो, अगर फाइबर डाइट इंटेस्टाइनल मोबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो पेशेंट को तो ऑलरेडी इरिटेबल बावल सिंड्रोम है, तो इसको और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो हम फाइबर तो ज़्यादा दे नहीं सकते, तो हम क्या देंगे, लो फाइबर देंगे। और जो फैट ज़्यादा वाली डाइट होती है, हाई फैट वाली, वो क्या करती है, बावल इरिटेशन। तो ऑलरेडी पेशेंट को क्या है, इरिटेबल बावल सिंड्रोम है, तो हम उसको फैट डाइट भी नहीं दे सकते, तो ऑब्वियसली हम उसको क्या देंगे, लो फाइबर लो फैट डाइट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेशेंट विद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। एक पेशेंट है, उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है, कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगी, collapsed with low feeble pulse, low blood pressure, bright red color in vomiting, acute bright red hematemesis and rapid pulse, drop BP, fatigue and normal BP। तो उसको क्या देखने को मिलेगा, तो acute bright red hematemesis और रैपिड पल्स। देखो जो हेमेटेमेसिस होता है उसमें क्या होता है, ब्लड की वॉमिटिंग आती है, ठीक है, किसकी आती है, ब्लड की वॉमिटिंग आती है। और रैपिड पल्स और ड्रॉप बीपी तो देखने को ऑब्वियसली मिलेगा। ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, इसमें इस ऑप्शन में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। क्यूट ब्रेड की उसकी वॉमिटिंग आएगी और रैपिड पल्स होगी उसकी, और उसका बीपी भी जो वो है ड्रॉप होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नर्स चेक फॉर रेजिडुअल बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग अ बॉलस ट्यूब फीडिंग टू अ क्लाइंट विद एनजी ट्यूब एंड ऑब्टेन अ रेजिडुअल अमाउंट 150 ml। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एक्शन फॉर द नर्स। एक नर्स है, ठीक है, वो फीडिंग कर रही है एनजी ट्यूब और उसने रेजिडुअल चेक किया है, कितना रेजिडुअल अभी पड़ा है, तो वो रेजिडुअल कितना आया है उसके पास, 150 ml। कितना आया, 150 ml। तो नर्स कौन सा एक्शन लेगी, होल्ड करेगी फीडिंग को, एडमिनिस्टर करेगी फीडिंग को, एलिवेट द क्लाइंट हेड बाय 45 डिग्री एंड एडमिनिस्टर द फीडिंग, या फिर डिस्कार्ड द रेजिडुअल अमाउंट एंड प्रोसीड विद फीडिंग। सो ऑलवेज याद रखना, जब भी 50 ml से रेजिडुअल वॉल्यूम ज़्यादा आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, होल्ड करनी पड़ती है फीडिंग। क्या करनी पड़ती है, होल्ड करनी पड़ती है। हमने उस टाइम अभी फीडिंग नहीं देनी अगर उससे ज़्यादा आ रहा है, 100 आ रहा है, 150 आ रहा है, 200 आ रहा है। हाँ, अगर 50 ml से रेजिडुअल वॉल्यूम कम आ रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको फीडिंग दे देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे फीडिंग को, और जो फीडिंग हम निकाल के देख रहे हैं रेजिडुअल वॉल्यूम हो, वो हमें दोबारा से उसमें डालनी भी होती है, वो कभी भी डिस्कार्ड नहीं करनी। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। हेड को एलिवेट भी नहीं करेंगे, नो, और एडमिनिस्टर नहीं करेंगे फीडिंग। एडमिनिस्टर तब करेंगे जब 50 ml आएगी या फिर उससे कम आएगा हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। रेजिडुअल अमाउंट जो है वो हमारा कम आएगा तो हम फीडिंग एडमिनिस्टर करेंगे। बट अगर 50 ml से, ऑलवेज याद रखना जब भी ये क्वेश्चन आए तो ml देखो कितना है, अगर 50 से कम है तो हम एडमिनिस्टर कर देंगे, अगर 50 से ज़्यादा है तो हम होल्ड कर देंगे, और अगर ऑप्शन में लिखा है होल्ड द फीडिंग एंड री इंस्टिल द फीडिंग तो उस पर टिक करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The nurse is inserting a NG tube in her client. During the procedure, the client begin to cough and has difficulty breathing. Following is a appropriate nursing action. देखो एक नर्स है, ठीक है, वो NG ट्यूब फीडिंग कर रही है एक पेशेंट पे, ठीक है, और पेशेंट को एकदम से कफ आ रही है और उसे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, तो नर्स का अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा।
Quickly insert the tube, notify the physician, remove the tube and reinsert and when the respiratory distress subside, या फिर वो रिमूव कर देगी ट्यूब को और उसे दोबारा से रीइंसर्ट करेगी जब वो सारी दिक्कतें सबसाइड हो जाएंगी, या फिर पुल बैक ऑन अ ट्यूब एंड वेट टिल द प्रॉब्लम सबसाइड, या फिर हम उस ट्यूब को पुल बैक करेंगे और वेट करेंगे जब तक प्रॉब्लम सबसाइड नहीं होगी. पुल बैक मतलब हल्का सा. So the right option is pull back on a tube and wait till the problem subside. देखो ये ऐसा क्यों करेंगे हम, क्योंकि क्विकली इंसर्ट तो नहीं करेंगे, ज़्यादा दिक्कत हो सकती है. फिजिशियन को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब एनजी ट्यूब डालते हैं तो पेशेंट को थोड़ी बहुत कफ एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है. ठीक है, तो हमें बार बार रिमूव नहीं करनी क्योंकि हम एक बार रिमूव करते रहेंगे फिर उसको ये दिक्कत होगी, फिर डालेंगे फिर दिक्कत होगी, रिमूव कर देंगे फिर डालेंगे फिर दिक्कत होगी, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा. तो हम क्या करेंगे, हल्का सा पुल बैक करेंगे और थोड़ी प्रॉब्लम सबसाइड होने देंगे और उसे फिर डाल देंगे. तो याद रखना ऑलवेज ये ऑप्शन ही टिक करना है. सो ये थे कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के क्वेश्चन. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो. अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स. इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. और अभी और वीडियो आ जाएगी एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की. अब तो काफ़ी MCQs हो गए हैं आपके पास. तो ऑल द बेस्ट एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क.